आकांक्षा पांडे और हमारे साथ हैं आज ज्ञानपुर विधानसभा से तैयारी कर रहे राजन मिश्रा जी। राजन मिश्रा जी एक बड़े ब्राह्मण नेता भी कहलाए जाते हैं और आज हम इन्हीं से राजनीति पे कुछ चर्चा करेंगे। तो राजन मिश्रा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बसपा इस बार 2022 के चुनाव में बिना गठबंधन के उतर रही है, तो आप बताएं कि आपकी इसमें तैयारी क्या है, आपके पार्टी की क्या तैयारियां हैं? देखिए, गठबंधन की आवश्यकता उन्हीं दलों को पड़ रही है जो दल 2022 के चुनाव में अपने को कमजोर समझ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। इसलिए मुझे किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की आवश्यकता है, समाजवादी पार्टी को आवश्यकता है। 2022 के चुनाव के परिणाम आपको ये दिखाएंगे कि पूरी तरह से जनता हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ है और 2022 में बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम पुनः सरकार बनाएंगे। सर, 2007 में मायावती जी की सरकार ने ब्राह्मणों के सहारे सरकार बनाई थी, तो क्या 2022 के चुनाव में भी आपकी यही रणनीति रहनी है? देखिए, सिर्फ ब्राह्मणों के सहारे सरकार नहीं बनी थी, हर वर्ग का हमें समर्थन था। मगर वर्तमान समय में भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण वर्ग बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहा है और चूंकि वर्तमान सरकार में ब्राह्मण वर्ग अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है, जितनी भी योजनाएं रही वो कहीं ब्राह्मण वर्ग को हाशिए पे रख करके बनाई गई। चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, हर वर्ग में ब्राह्मण अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसलिए वो आशा भरी दृष्टि से पुनः बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है। 2022 में सिर्फ ब्राह्मण वर्ग ही नहीं, हर वर्ग का समर्थन हमें प्राप्त होगा और सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वर्ग हमें समर्थन कर रहा है। इस कारण हम पुनः सरकार बनाएंगे। सर, 2022 के चुनाव की ही बात कर रहे हैं हम, तो आप अपने प्रदेश में क्या क्या बदलाव देख रहे हैं? देखिए, राम रोटी इंसाफ के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। राम के मुद्दे का निराकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी योगदान नहीं है, जिसका वो पूरा श्रेय ले रहे हैं। रोटी के लिए आज जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई अपनी चरम पे है। उन्हीं डीजल पेट्रोल के दाम जो प्रतिदिन 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा करके बढ़ते रहे और 30 से 35 रुपया डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी ने 12 रुपए उसके दाम कम कराए। हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने भी घोषणा की, आज 30-35 रुपए दाम बढ़ा करके 12 रुपए कम करके जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। महंगाई आज अपने चरम पे है। और रही इंसाफ और कानून व्यवस्था की बात, आज सीओ मारा जा रहा है, एसओ मारा जा रहा है, व्यापारी वर्ग की होटलों में हत्या कर दी जा रही है, पुलिस वर्ग वसूली में व्याप्त है, लिप्त है, मंत्रियों के बेटे किसानों की हत्या कर रहे हैं। आखिर किस कानून के राज की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है? आज पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है और 2022 के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। सर, हम देख सकते हैं कि बीजेपी की जो राजनीति है वो आक्रामक और ध्रुवीकरण की राजनीति है, तो क्या इसके सामने टिक पाएगी या अपनी पार्टी कैसे बनाएगी? देखिए, जब भारत आजाद हुआ था, ध्रुवीकरण की राजनीति उसी समय से प्रारंभ हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक गलती की थी ध्रुवीकरण की राजनीति करने की, ब्राह्मणों की और अन्य वर्ग की, वो हाशिए पे चले गए। आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश की थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह का क्या हश्र हुआ ये दुनिया देख रही है। आज उसी ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। जिन जिन प्रदेशों में अभी चुनाव हुए, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, हर जगह जनता ने इन्हें नकारा है। आगामी 2022 में जिन भी प्रदेशों में चुनाव प्रस्तावित हैं, ये राजनीति हाशिए पे चली जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को जनता करारा जवाब देगी। सर, अभी आपने जैसा कि कहा कि बीजेपी की राजनीति में बहुत सारे लोगों पे अत्याचार हुए हैं, तो सर ये क्या हमारे राजनीतिक दलों में जो बाहुबल है 2022 के चुनाव में, क्या बसपा बाहुबल पे अंकुश लगा पाएगी? जी बिल्कुल। जब हमारी सरकार थी, अपराधी सलाखों के पीछे थे, अपराधी पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुके थे, व्यापारी अपने वर्ग को सुरक्षित महसूस कर रहा था, माताएं बहनों का सम्मान सुरक्षित था। मगर जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला रहा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले राजनीति का अपराधीकरण होता था, अब चंद राजनीतिक दलों ने सीधे अपराधियों का राजनीतिकरण शुरू कर दिया।
बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपराधियों के राजनीतिकरण के खिलाफ रही है। एक भी अपराधी को हमारे दल ने कभी टिकट नहीं दिया। 2022 में जब हमारी सरकार बनेगी, अपराधी फिर सलाखों के पीछे होंगे, जो इनकी सही जगह है, और एक बार प्रदेश फिर भय मुक्त बनेगा। सर, 2022 के चुनाव में आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, अगर प्रदेश में हमारे दल का मुद्दा माना जाए तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध, ये मुख्य मुद्दे हैं। और अगर मेरे मुख्य मुद्दे मेरे विधानसभा के माने जाएं तो मेरी विधानसभा में एक बाहुबली का इस समय आतंक है। जहां बालू की अवैध खनन हो रहे हैं, आम वर्ग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। 15 वर्ष से विकास की सारी योजनाएं एकदम ठप पड़ी हुई हैं, सड़कों पे गड्ढे हो गए हैं, कोई भी प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है, कोई ढंग का विद्यालय नहीं है। कहा जाए तो बालिकाओं के लिए मेरे पूरे विधानसभा में एक भी महाविद्यालय नहीं है। तो हमारी प्रमुख मांग रहेगी कि एक मेरे यहाँ सीतामढ़ी क्षेत्र है और सिमरादनाथ, उसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाए। डेंगुर पुल में पक्का पुल बनाया जाए, रामपुर घाट पे पक्का पुल बनाया जाए, और बालिकाओं के लिए एक महाविद्यालय की स्थापना की जाए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारा गोपीगंज इलाहाबाद बनारस के मुख्य मार्ग पे स्थित है, वहाँ पे कोई भी ट्रामा सेंटर नहीं है, जिस कारण दुर्घटना की स्थिति में लोगों को इलाहाबाद या बनारस ले जाना पड़ता है। कई बार मार्ग में ही उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैं सबसे प्राथमिकता के तौर पे ज्ञानपुर में एक उच्च स्तरीय प्राथमिक चिकित्सालय और एक ट्रामा सेंटर का निर्माण करूंगा, ताकि आम लोगों को चिकित्सा की सुविधा वहीं मिल सके। सर, इस समय विपक्ष के लोगों के पास बीजेपी के खिलाफ दो मुद्दे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर गए थे। एक तो था किसान का मुद्दा, किसान के तीनों बिल। दूसरा था महंगाई, जो कि चुनाव के करीब आते ही बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और किसान के मुद्दों को भी खत्म कर दिया, और महंगाई भी धीरे धीरे करके ही वो खत्म कर रहे हैं। तो अब बताइए कि आपके पास अब ट्रेंडिंग मुद्दा क्या होता है? देखिए, ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है, बल्कि ये उनकी विफलता है। जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के राजनेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते थे कि जो 2-3 किसान बिल हम लाए हैं वो किसानों के हित में है, और कल जो उस पर प्रधानमंत्री जी ने बैकफुट खेला है, ये उनकी विफलता है। यहाँ जनता की जीत हुई, बहुजन समाज पार्टी की जीत हुई। हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके आंदोलन में भागीदार रहे। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून पसीने के कारण आज ये तीनों कानून, जो काले कानून थे, ये वापस लिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। आपने दूसरा सवाल किया महंगाई पे। आप 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा चुके हैं, उसके बाद मात्र 12 रुपए आपने कम किए। चीनी के दाम, अन्य चीजों के दाम आज आसमान छूते जा रहे हैं, दालों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। मुद्दों की तो भरमार है, और हम इन्हें मुद्दा नहीं कहते, ये जनता की आम समस्याएं हैं। जनता त्राही त्राही कर रही है, और 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का जनता मन बना चुकी है। इसके परिणाम आपको चुनाव के बाद देखने को मिलेंगे। सर, अभी मैंने एक आपसे सवाल किया था बाहुबल पे, और बीजेपी की सरकार भी ये कहती है कि उन्होंने अपनी सरकार में जितने भी अपराधी थे उन्हें या तो जेल में भेज दिया या तो फिर वो ऊपर चले गए। और इसका जीता जाता उदाहरण तो आपके पास भी है, आपके विधायक भी हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहते हैं, बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ वर्ग को ही टारगेट किया जा रहा है। हाँ, ये ठीक है, बाहुबलियों के खिलाफ चलाया जाना चाहिए। जो भी पुलिस या प्रशासन की कार्रवाई हो रही है वो होना चाहिए, मगर सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए। बनारस के कुछ तथाकथित बाहुबली हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जौनपुर के कुछ तथाकथित बाहुबली हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लखनऊ उन्नाव के कुछ तथाकथित बाहुबली हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे जनता में एक संदेश तो जा रहा है कि आप किसी एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए अगर बाहुबलियों के खिलाफ ही आपको कार्रवाई करनी है तो बाहुबली किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, आपको समानांतर कार्रवाई करते हुए तभी जनता भयमुक्त हो पाएगी, और शायद प्रशासन यहाँ विफल है। तो वक्त है इस समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम राजन मिश्रा जी के साथ ये चर्चा जारी रखेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि इस समय एक बहुत प्रचलित बात चल रही है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है। तो सर, क्या ये बात सही है? और ब्राह्मणों का ये विकल्प है तो इसका और क्या विकल्प हो सकते हैं इसके? ब्राह्मण एक समाज का बुद्धिजीवी वर्ग रहा है। ये आपने बहुत सही सवाल किया कि ब्राह्मण वर्ग इस समय बीजेपी से नाराज है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग को हाशिए पे रख करके ही सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। चाहे उच्च अधिकारी वर्ग हो, उनको उचित तैनाती नहीं मिल रही है, इसलिए ब्राह्मण ठगासा महसूस कर रहा है और एक बार फिर आशा भरी दृष्टि से वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है। 2007 में जब हमारी सरकार बनी थी, सारे उच्च पदों पर ब्राह्मणों को आसीन किया गया था, उन्हें उचित सम्मान दिया गया था। सारे प्रमुख विभागों के मंत्री, चाहे वो राकेश दत्त त्रिपाठी जी हों, रघुनाथ मिश्रा जी हों, अनंत मिश्रा अंटू जी हों, चाहे हमारे राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी हों, ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ सम्मान दिया गया था, उन्हें अच्छे अधिकार दिए गए थे सरकार में। इसलिए ब्राह्मण समाज एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर के 2022 में सरकार बनाएगा, तभी उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा हो सकेगी। सर, अगर मैं ज्ञानपुर विधानसभा की बात करूं तो पिछले चुनाव में बसपा तीसरे पायदान पे थी। तो सर, 2022 का समीकरण क्या कहता है आपके और आपकी पार्टी के हिसाब से? देखिए, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही थी और कुछ जातीय समीकरण ऐसे थे कि हम वहाँ तीसरे पायदान पे थे, मगर 2022 के चुनाव में हर वर्ग का साथ हमें मिल रहा है। हमारी विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है, दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ बिंदु वोटों का बाहुल्य है और पिछड़े और ब्राह्मण वर्ग और दलित समुदाय हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। इस कारण 2022 का चुनाव हम एक भारी अंतराल से जीतेंगे और 2022 में ज्ञानपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी की ही पताका फहरेगी और हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। सर, अगर हम बात करें तो राजन मिश्रा के तौर पे आप अपने मतलब कि ज्ञानपुर में क्या समस्याएं देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ मूलभूत समस्या है चिकित्सा की। हमारे यहाँ कोई उचित चिकित्सालय मेरी विधानसभा में नहीं है। अगर मैं चुना गया या मुझे जनता ने सेवा का अवसर दिया तो सबसे पहले मैं एक उच्च स्तरीय चिकित्सालय अपनी ज्ञानपुर विधानसभा में बनाऊंगा। दूसरी समस्या है, मेरे यहाँ कोई भी महिला महाविद्यालय नहीं है, जिसलिए बालिकाओं को सुदूर शिक्षा के लिए आपके इलाहाबाद बनारस जाना पड़ता है या निजी महाविद्यालयों की शरण लेनी पड़ती है, जहाँ उन्हें एक भारी फीस चुकानी पड़ती है। तो मैं अपने यहाँ एक बालिका महाविद्यालय की स्थापना करूँगा। दूसरे, मेरे यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। भदोही जिला जहाँ एक और कालीन के नाम से जाना जाता है, वहीं माँ जननी की तपस्थली सीतामढ़ी भी हमारे यहाँ है। सीतामढ़ी से अमरनाथ को मिला करके अगर एक सर्किट का परिपथ का निर्माण किया जाए तो वहाँ पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हो सकती हैं। उसके लिए जरूरी है कि हमारे यहाँ के राजमार्ग दुरुस्त हों। सड़कों की समस्या मेरे यहाँ प्रमुख रूप से है, उन राजमार्गों को दुरुस्त किया जाएगा तभी पर्यटन की संभावनाएं वहाँ विकसित हो पाएंगी। तीसरी, हमारे यहाँ अवैध बालू खनन की समस्या रही है। जो भी वर्तमान समय में मेरे यहाँ विधायक हैं बाहुबली, वो अवैध बालू खनन में लिप्त रहे हैं। अगर बालू खनन का पट्टा हमारे यहाँ उस बिंद और मल्लास जो जिनका उन पे अधिकार है उन्हें दिया जाए तो एक बेरोजगारी की समस्या का भी कहीं हद तक निराकरण होगा। मेरी सरकार बनेगी और मुझे सेवा का अवसर दिया जाएगा तो मैं इस समस्या को प्रमुखता से अपने जहन में रख के इसके निराकरण का प्रयत्न करूंगा। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर, मेरा अगला सवाल इसी बात पे होगा कि आप अपने यहाँ के विधायकों से यानी ज्ञानपुर के विधायकों के कामों से कितने संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। जहाँ एक तरफ किसी समय विधानसभा के जो प्रतिनिधि चुन के जाते थे वो जनता की समस्याओं को सदनों में उठाते थे, आज हमारे यहाँ से जो लोग चुन के गए हैं वो अपनी ही समस्याओं से घिरे रहते हैं। आधा समय तो उनका कारागार में बीत जाता है। जनता की समस्याओं को सदनों में वो उठाएंगे कब? और मेरी दुर्भाग्य रहा है ज्ञानपुर विधानसभा का और भदोही जनपद का कि यहाँ की जनप्रतिनिधियों ने विगत कुछ दिनों से प्रमुखता से जनता के मुद्दों को नहीं उठाया, जिस कारण उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला होने के बावजूद, सबसे नया जिला होने के बावजूद और कहा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में विदेशी धन कालीन के मार्फत अगर कहीं आता है उत्तर प्रदेश में तो भदोही जनपद के माध्यम से आता है। उसके बाद भी भदोही जनपद विकास से अछूता है। हमारी ज्ञानपुर विधानसभा विकास से अछूती है। उसके लिए आवश्यकता है कि एक अच्छा सच्चा नेतृत्व हमारी ज्ञानपुर विधानसभा को, हमारे भदोही को प्रदान हो,
तभी यहाँ का विकास संभव है। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से है। उसके बावजूद भी हमारा जनपद विकास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जनता के मुद्दों को प्रमुखता से यहाँ के जनप्रतिनिधि उठा नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए 2022 में भदोही की जनता ने, विशेषकर ज्ञानपुर की जनता ने पूरा परिवर्तन का मूड बना लिया है और 2022 में परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो सर, इस चुनाव में बसपा की ज्ञानपुर से किनसे टक्कर होने की संभावना है, यानी बीजेपी से, सपा से, या इस समय जो है विधायकों से, उनसे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के सामने कोई दल टिकने वाला नहीं है। आप जैसा जानती हैं कि हमारे दल का जो मूल कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित है और हमारी विधानसभा में ब्राह्मण वर्ग सबसे प्रमुखता से आता है। ब्राह्मण वर्ग वर्तमान सरकार से पूरी तरह से नाराज है, वर्तमान विधायक से पूरी तरह से नाराज है और दूसरा बिंद समुदाय है। बिंदु समुदाय भी वर्तमान सरकार में वर्तमान विधायक से अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। इसलिए ये दोनों वर्ग बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है, बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है और बहुजन समाज पार्टी अपनी टक्कर किसी से नहीं मानती। इसीलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, आपस में एक दूसरे से गठबंधन कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी बिना गठबंधन के 2022 के ज्ञानपुर का विधानसभा चुनाव जीत करके दिखाएगी। सर, अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा, आपका पहला काम क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है हमारी विधानसभा में सड़कों की। सबसे पहले सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि सड़कों के माध्यम से ही विकास के रास्ते तय होते हैं। और दूसरी प्रमुख समस्या है, हमारे यहाँ कोई अच्छा चिकित्सालय नहीं है। एक अच्छे चिकित्सालय की स्थापना कराई जाएगी, बालिकाओं के लिए महाविद्यालय बनाए जाएंगे और भदोही में जो पर्यटन स्थल हैं और जो विशेषकर हमारे यहाँ सीतामढ़ी, सिमराधनाथ और अन्य पर्यटन स्थल हैं, उनको पर्यटन क्षेत्र घोषित कराया जाएगा, ताकि हमारे यहाँ रोजगार, हमारे यहाँ विकास के रास्ते खुल सके और युवाओं को वहीं ज्ञानपुर विधानसभा में ही रोजगार मिल सके। और हमारे यहाँ औराई चीनी मिल विगत बहुत समय से बंद पड़ी है। पिछले कुछ समय पूर्व जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे यहाँ आए थे, हमारे यहाँ के व्यापारियों ने, किसानों ने औराई चीनी मिल चालू करने के लिए मांग की थी, परंतु आज तक उसके लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। हमारी सरकार बनी तो हमारा व्यक्तिगत प्रयत्न होगा, जबकि औराई चीनी मिल औराई विधानसभा में आती है, परंतु मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि उस चीनी मिल को चालू किया जाए, ताकि किसान गन्ने की उपज को पैदा करके अपनी आय को बढ़ा सकें। ये सरकार कहती तो है, मगर किसानों की आय में वृद्धि के लिए इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी वो करके दिखाएगी। सर, अंत में हमारी जनता के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? देखिए, जब तक आप धनबल बाहुबल को नकारेंगे नहीं, अपने बीच से सच्चे अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुन करके सदनों में भेजेंगे नहीं, तब तक विकास की योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। सदनों में जब विकास की चर्चा होती है, आजादी के बाद जब राजनेता चुन के जाते थे तो क्षेत्र की समस्याओं को उठाते थे। आज जब हमारे राजनेता सदनों में चुन के जाते हैं तो अपनी समस्याओं को उठाते हैं। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ जी का प्रकरण, लोकसभा में योगी आदित्यनाथ जी रोने लगे, क्योंकि वो उस समय की तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने व्यक्तिगत उन्हें टारगेट करके प्रताड़ित करने का कार्य किया था। राजनेताओं में ये जो आपसी वैमनस्यता आती जा रही है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है और जनता के हितों को ध्यान में रखकर जब हम सदनों में जाएंगे, तभी एक सच्चे अच्छे भारत का निर्माण हो पाएगा। तभी हम अपने युवाओं से कह पाएंगे कि भारत 21वीं सदी में फिर से विश्व गुरु बनेगा। सर, आपका हमारे टॉक शो में अपना कीमती समय निकाल के आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप सब ने देखा कि हमारे साथ थे ज्ञानपुर से विधानसभा की तैयारी कर रहे राजन मिश्रा जी, जिन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की नीतियों को साफ करते हुए ये बताया कि अगर वो 2022 के चुनाव में ज्ञानपुर में आते हैं तो वो अपने लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रस्तुत करेंगे। हम आपको आगे भी ऐसे नेताओं से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।